भैया आपकी अगर हम जर्नी की बात करें, कब आप बॉम्बे गए थे, मुंबई जाना कब हुआ आपका? भैया से मैंने पूछा भैया कि मुझे यहाँ आना है, कहते क्यों ना, क्या करने आना है? तो मैंने कहा मुझे हीरो बनना है। तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, फिर मेरे को ऐसे पकड़ा कान से, बोला बोल एक्टर हूँ। तो मैंने एक्टर हूँ तो नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है इनकी कि शायद इन्होंने जो कठिनाई है इन्होंने फेस करी, इन्होंने वो कठिनाई मुझ तक नहीं पहुंचने दी। सारे दोस्तों को बोला था मैं जाऊंगा ना तो धमाका करूंगा वहाँ बॉम्बे में। ये नहीं पता था यहाँ आते ही धमाके हो जाएंगे। तो एक्टर बोलना अपने आप को ऑनेस्टली वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो आपको वर्कशॉप से आता है, वो आपको थिएटर से आता है, सीख के आता है। आवाज़ें निकालता था रामलीला में कुत्ते की, बिल्ली मिलता रहता था मुझे कुछ ना कुछ काम। पर कहीं ना कहीं भैया जैसे जिन्होंने थिएटर किया होता है या जो इस लाइन में आते हैं, चाहे वो डांस हो चाहे वो एक्टिंग हो, कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म, रामलीला वाला प्लेटफॉर्म भी आपको काफ़ी बूस्ट करता ज़रूर है। चाहे वो सारा कॉन्फिडेंस ही वहाँ से आया कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये सोच भी वहीं से पैदा हुई। तो जब तक वो रामलीला का एंड हुआ तब तक मुझे सब जो राम है, हनुमान है, लक्ष्मण है, सीता है, इन 4 लोगों को बड़े कप मिले थे और अकेला मैं था जिसको बड़ा कप मिला। आई थिंक वो बड़े कप ने बिगाड़ दिया मेरे को। एक बहुत ही 90s का बहुत ही पॉपुलर शो आपने किया था अमानत, जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट आपका रोल था। और माचिस से पहले मैं ओ डार्लिंग इंडिया कर चुका था, और ओ डार्लिंग के टाइम पे मैं एक और फिल्म गुनहगार भी कर चुका था, और फिर अमानत से पहले परवरिश और परिवर्तन ये भी कर चुका था। और लेकिन अमानत से पहले माचिस इतनी बड़ी हिट हो गई थी कि सब लोग जानने लग गए थे मुझे, मेरे नाम से भी जानने लग गए थे और काम से भी जानने लग गए थे। हंसे तो 2 गालों में भंवर पड़ा करते थे। मेरा अचीवमेंट ये था कि भाई मैं जब भी किसी को बोलता था मैंने पिक्चर क्यों की भाई तूने, तो मैं बोलता अरे यार मुझे जब बताया गया कि सारे एनएसडी के हैं, मैं अकेला हूँ जो एनएसडी से नहीं था सिलेक्ट हुआ हूँ। तो ये मेरा पंच लाइन थी बॉस। उसमें सब एनएसडी के एक्टर थे, आई वाज द ओनली वन हु वाज सिलेक्टेड हु वाज नॉट फ्रॉम एनएसडी। तो ये पंच लाइन की वजह से मैंने कहा तो अहमद खान, हाँ अहमद खान को, दैट वाज हिज फर्स्ट ब्रेक। तो वो बता रहा था सबको ऐसे करके कि ये स्टेप है, ये स्टेप है। तो शाहरुख तो 2 मिनट के अंदर आया, तो आगे बोला कि मेरा किधर है मार्क। तो मैंने ऐसे ही बोला इधर मेरे पीछे, इधर आ जा। वो हीरो था फिल्म का, मैंने ऐसे ही फिरकी ले ली। मैंने कहा महेश भट्ट से बात हो सकती है? कौन बोल रहा है? मैंने कहा मैं रवि गोसाई बोल रहा हूँ। हाँ क्या काम है? मैंने कहा भट्ट साहब का फ़ोन आया था, मुझे बात करनी है, आप उनसे पूछ लीजिए, मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं रवि गोसाई बोल रहा हूँ। कट्टू 2 मिनट बाद 1 मिनट का थोड़ा पॉज और सीधा हेलो रवि गोसाई। मैंने कहा जी सर। महेश भट्ट। मैंने कहा जी सर। तब तुम सो रहे थे, तुम्हारी किस्मत जाग रही थी। अच्छा भाई ऑफिस आओ, बात करनी। तो ये आज का हमारा जो पॉडकास्ट है बहुत ही इनफॉर्मल होने वाला है। मैं हूं पंकज पमू, प्रणय मीडिया के इस पॉडकास्ट में आज मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो मेरे लिए बड़े भाई की तरह है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किन्हीं के साथ बात करते हैं तो बहुत फॉर्मल होते हैं, लेकिन इनके साथ ये पॉडकास्ट करने से पहले मैं बहुत देर तक काफ़ी हंसता रहा। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पर रवि गोसाई जी। वेलकम भैया। थैंक यू, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन। सुनो, वेलकम बोलो भैया कि जो मर्जी बोल तू, मैं ये बोल रहा हूँ कि थैंक यू सो मच, तूने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। इसका मतलब ये नहीं मैं शर्ट वापस नहीं लूँगा तेरे से। चल आगे शुरू कर। तो आज जब भैया चंडीगढ़ आए तो मेरा फंबल मत कर। तो मैं बड़े इनसे मैं शाम को भी बात कर रहा था, मैं कहा भैया एक पॉडकास्ट कर, बोलते नहीं यार फिर सही। पर मुझे लगा कि यार जो जर्नी इनकी है
जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं इंडस्ट्री में जाने के बारे में, और वहाँ पर जाना किस तरह का मेहनत लगती है, कैसा रास्ता होता है, क्या क्या मुश्किलें आती है और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि किसी की त्वचा से किसी की उम्र का पता नहीं चलता। भैया को, रवि गोसाई जी को मैं भैया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे भैया करके ही बात करता हूँ, तभी मैंने आपको कहा कि ये बहुत इनफॉर्मल सा हमारा पॉडकास्ट है। भैया, आपकी अगर हम जर्नी की बात करें, कब आप बॉम्बे गए थे? मुंबई जाना कब हुआ आपका पहली बार? हाँ, पहली बार मेरे भाई यहाँ पे थे, तो मैं ट्रेन से ही आया था राजधानी से, और वापस बाई एयर गया था। भैया के पास मिलने आया था, वो एंटोविल में रहते थे, एनडीए में थे। तो तब मैं 10वीं क्लास में था। तो भैया से मैंने पूछा, भैया कि मुझे यहाँ आना है। कहते क्यों? मैंने क्या करने आना है? तो मैंने कहा मुझे हीरो बनना है। उस टाइम कोई एक्टर वैक्टर होता नहीं था कुछ ऐसी। पप्पू भैया तुम जानते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो भैया वहाँ थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही मुंह उठा के आ जाएगा, अपने आप को अंदर कोई ऐसा टैलेंट लेके आ, ऐसी कोई चीज़ लेके आ जो तेरे पास खास हो, तब तो तू यहाँ सर्वाइव कर पाएगा। तो मैंने कहा कैसे कैसे? तो कहते जैसे तू डांस करता है। तो मैंने कहा हाँ मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। अच्छा, मैंने उनको बोला मैं डांस करता हूँ, तो बोला डांस में बहुत अच्छा करता हूँ। तो बहुत अच्छे से कुछ नहीं होगा, सबसे अच्छा करेगा तब आना इधर। मैंने कहा सबसे अच्छा मतलब? बोले इंडिया में बेस्ट, वर्ल्ड में बेस्ट। जब ऐसा हो जाए, वो बात लग गई मेरे को। कहते कुछ ऐसा टैलेंट ज़रूर साथ लेके आना ताकि तेरे को भूखा ना मरना पड़ेगा। तो मैं 10th क्लास में वापस गया, 11th 12th निकल गई। फिर भैया की बात याद आई कि हाँ यार मुझे अपने इस स्किल को डेवलप करना। तो मैंने 12th में सीरियसली लिया अपने डांस को। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर ही मैंने ऑल इंडिया चैम्पियनशिप जीत ली दिल्ली में, और फिर सेकंड, फिर थर्ड, 3 साल जब जीतने के बाद फिर मैं यहाँ पे आया था बॉम्बे 92 के एंड में। और आते ही मैंने सारे दोस्तों को बोला था मैं जाऊँगा ना तो धमाका करूँगा वहाँ बॉम्बे में। ये नहीं पता था यहाँ आते ही धमाके हो जाएंगे। 92 में आया, धमाके हो गए, धाड़ 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 धाड़, सब जगह दंगे फैल गए। वापस जाना पड़ा मेरे को। जाके मैंने सब बोले तू वापस आ गया? मैं कहा 1 ही महीने के अंदर। मैंने कहा बोला था धमाके कराऊंगा, धमाके हो गए, दंगे हो गए वहाँ मैं जैसे ही गया हूँ। तो वापस फिर मैं 1 साल बाद आया। तो मेरा दोस्त है गिरीश मलिक, उसने मुझे सीधा एक शो के लिए बुलाया था। तो परवरिश करके एक शो आता था जी टीवी पे जी। वो उसमें डांसर का ही रोल था, मतलब डांस छोटा भाई का रोल था गिरीश मलिक के, किरण कुमार के बेटे का। वैसे PARVISH परवरिश, ऐसे परवरिश, हाँ, PARVARISH नहीं यार, स्पेलिंग परवरिश, हाँ स्पेलिंग ठीक, PARVARISH परवरिश, हाँ हूँ ठीक बोल रहा तू। तो उसमें ऐसे V फॉर विजू ऐसा कैरेक्टर था। तो ऐसे शाखाएं निकलती थी और मैं लीड में रहा था फर्स्ट टाइम। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई फर्स्ट। तो उसके बाद फिर मैंने थिएटर वगैरह करके स्टार्ट किया था। और थिएटर आपने किन के साथ? तब तक मैंने सिर्फ थिएटर अपने कॉलेज में किया था, सत्यवती कॉलेज के अंदर। हमारे इस्लाम पॉलिटिकल साइंस के टीचर होते थे, मतलब लेक्चरर होते थे इस्लाम सर, निशात नाट्य मंच था उनका। उसमें मैंने गधे का मांस इंसान का मांस करके एक नुक्कड़ प्ले था, वो पहला था मेरा प्ले सो कॉल्ड, जो जिसकी मुझे पता ही नहीं थिएटर क्या होता है, प्ले क्या होता है। तो नुक्कड़ नाटक था, तो उसमें पार्ट किया था। उससे पहले मैं रामलीला वगैरह कर चुका था, आवाज़ें निकालता था रामलीला में, कुत्ते की, बिल्ली मिलता रहता था मुझे कुछ ना कुछ काम। पर कहीं ना कहीं भैया, जैसे जो जिन्होंने थिएटर किया होता है या जो इस लाइन में आते हैं, चाहे वो डांस हो चाहे वो एक्टिंग हो, कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म, रामलीला वाला प्लेटफॉर्म भी आपको काफ़ी बूस्ट करता ज़रूर है। चाहे वो सारा कॉन्फिडेंस ही वहाँ से आया कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये सोच भी वहीं से पैदा हुई। क्योंकि वो हमारे घर के सामने ही, लॉरेंस रोड में हम रहते थे, सामने ही रामलीला होती थी। तो उसके अंदर मैं मतलब ऐसे ही ब्रेक डांस मतलब आता नहीं था। उसके बाद मैंने प्रोफेशनली सीखा था, माइकल जैक्सन की कैसेट्स वगैरह देख के। ब्रेक डांस 1, ब्रेक डांस 2, ब्रेक इन, फास्ट फॉरवर्ड करके 4 मेन फिल्में हैं उस टाइम के, जितने भी लोग हैं जानते होंगे इन 4 फिल्मों के बारे में। तो वो मैं सुनता था, ऐसे ऐसे कुछ करता रहता था, ये सब करता रहता। तो उसमें मेरे को एक बार डांस के लिए चढ़ा दिया। फिर मैंने कहा मैं आवाज़ें भी निकालता हूँ, कुत्ते बिल्ली की, ट्रेन की, फलाना, ऐसे ही वो मोहल्ले वाले मार रामलीला होती है वो किया। फिर 1 पार्ट, फिर 2 पार्ट। रामलीला जब तक एंड हुआ
तब तक मैं 4-5 रोल भी कर चुका था, आवाज़ें भी निकालता था, कभी माइक पे भी आके बोलने लग जाता था, कुछ भी मस्तियाँ करता था। मेरे बड़े 3 भाई थे, तो ऐसे ही मैं वहाँ पे गुंडा था क्योंकि बड़े भाई 3 हैं। तो जब तक वो रामलीला का एंड हुआ तब तक मुझे सब जो राम है, हनुमान है, लक्ष्मण है, सीता है, इन 4 लोगों को बड़े कप मिले थे और अकेला मैं था जिसको बड़ा कप मिला। आई थिंक वो बड़े कप ने बिगाड़ दिया मेरे को। कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि यार मैं तो कर लेता हूँ। अगले साल रामलीला हुई तो फिर और बड़े बड़े रोल किए, ऐसे 3 बार रामलीला के अंदर छोटे होते ही कर लिया। तो फिर घर में आके जब पूछते थे क्या बनेगा, तो मैं बोलता था बनना तो सब कुछ ही है। पापा बोलते थे कि ये आर्मी में जाएगा, मम्मी बोलती थी डॉक्टर बनेगा, भाई बोलता था इसको इंजीनियर बनाएंगे। तो फिर ये एक रोल है एक्टर का रोल जिसके अंदर आप सारे रोल कर लेते हो। तो ये दिमाग में था कि हाँ, तो फिर वो रामलीला का बहुत बड़ा हाथ है एट द एंड ऑफ द डे, मैं यही कहूँगा। तो जब आप बॉम्बे पहुंचे, जब आपने परवरिश किया, उसके बाद आपने थिएटर किन के साथ किया फिर? उस टाइम भी थिएटर तो आई गॉट अ लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट। मतलब एनएसडी के अंदर अगर आप 3 साल की वर्कशॉप करते हैं, मतलब एनएसडी 3 साल की होती है। एनएसडी में मैं भी गया था, मेरे को एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वो जो उनका क्राइटेरिया था उस वक्त 10 शो के अंदर आपको वो चाहिए था कि आपने बड़े रोल किए हों या मेन रोल किए हो। तो मेरे दिमाग में आया यार अगर 10 रोल मैंने बड़े कर लिए तो मुझे फिर एनएसडी की ज़रूरत क्या है। एनीवेज वो मैं कुछ बोल के नहीं आया, तो मेरे पास कुछ था नहीं, मैं वापस आ गया। लेकिन जब बॉम्बे आया, मैं परवरिश वगैरह किया, उसके बाद मुझे लगा कि यार अभी भी एक्टर नहीं हूँ मैं। मतलब तो पृथ्वी थिएटर पे जाता था मैं। पृथ्वी थिएटर पे एक दिन बैठा हुआ था ऐसे ही, तो रवि बासवानी बड़े अच्छे एक्टर थे और अच्छे डायरेक्टर भी थे। तो वो बैठे हुए थे सामने। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, रवि इधर आ। उन्होंने पूछा मेरे बारे में कि लड़का कौन है। तो डांस शायद मैं कर रहा था कहीं, उन्होंने देखा था। तो मैं गया, हाँ रवि नाम है तेरा? मैंने कहा हाँ जी। तो मैं भी रवि हूँ। क्या करते हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या करते हो? मैं जी एक्टर हूँ। हैं? मैंने जी एक्टर हूँ। क्या बोल रहा है? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। मैंने ये एक्टर हूँ। तो फटी पड़ी थी, मतलब कि रवि बासवानी मुझसे पूछ रहा है, उनको क्या बोलूँ, इतने बड़ा एक्टर मेरे सामने पूछ रहा है। जाने भी दो यार, उनकी फिल्म हमने 20 बार देखी थी, नसीरुद्दीन शाह और रवि। बिल्कुल हाँ। तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मेरे को ऐसे पकड़ा कान से, बोल एक्टर हूँ। तो मैंने एक्टर हूँ तो नहीं है, बीप मार रहा हूँ। मेरा मुंह एकदम से ऐसा हो गया, इतना बड़ा एक्टर मुझे गाली दे रहा है। मैंने कहा सर, जब मुंह से बोल ही नहीं पा रहा कि मैं एक्टर हूं तो तू एक्टर कैसे है? बोल मैं एक्टर हूं। तो मैंने कहा मैं एक्टर हूं। देखा, जिस दिन एक्टर बन जाएगा ना उस दिन आइयो मेरे पास। और फिर उसके बाद 1 दिन 2 दिन ऐसा हुआ कि उनके बाई चांस मैं, ऋतुराज और मेरे 1-2 यश टोंक वगैरह हमारे दोस्त थे, मैं उनके घर में ही पहुंच गया था। उनके घर में पार्टी वार्टी चलती थी। तो मेरे को था रवि गोसाई एक्टर बनने आया। अब तो बना के नहीं बना। तो बाद उसके 1 महीना हो गया था। मैंने कहा जी अभी नहीं बना। तो क्योंकि मैं उस वक्त तक नहीं बोल पाया था सच में कि मैं एक्टर हूँ। तो फिर उसके बाद मकरंद देशपांडे, मैं, प्रशांत नारायणन, अनुराग कश्यप तो बहुत बाद में आया। तो हम लोग ने वर्कशॉप वहाँ करते थे। संजना ने हमें स्पेस दिया हुआ था, संजना कपूर, शशि जी की बेटी। उसने बहुत अच्छा काम किया था। नए एक्टर जितने भी आ रहे थे, मैं था उस वक्त, मेरे साथ में विजय मौर्य था और हम लोग थे। तो प्रशांत था, प्रशांत मेरा पुराना दोस्त था दिल्ली से। तो उसकी वजह से भी मुझे वहाँ एक्टिंग का थिएटर वर्कशॉप करने का मौका मिला। तो थिएटर वर्कशॉप जो मैंने की, जो ट्रेनिंग मेरी वहाँ हुई पृथ्वी थिएटर में, तो वो पूरे साल में गोविंद नामदेव, ऋषित, रजत कपूर, सत्यदेव दुबे, वीना पानी चावला एंड आई हैव गॉट नेम्स टू थ्रो। मतलब बहुत, ओमपुरी, अमरीश पुरी, नसीर भाई, ये सब लोग वहाँ वर्कशॉप आते थे। मंडे टू मंडे लेते थे और सैटरडे को हमारी प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस होती थी। जो भी हमने कुछ सीखा होता था वो प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस हमारे को मिलती थी, किसी एक एक्टर को, कभी किसी को, कभी किसी को। तो मकरंद देशपांडे ने मेरे लिए एक पीस लिखा था जो कि 18 मिनट्स की सोलो लुक की थी, 18 मिनट की सोलो लुक की थी। और उसके अंदर उसने मेरे को बोला कि जो तू बेस्ट कर सकता है इसमें कर।
तो उसमें उसने मेरे को बैक फ्लिप भी मरवाई, क्योंकि मैं समरसॉल्ट, मैं डांसर था तो समरसॉल्ट वगैरह बैक फ्लिप वगैरह सब करता था। उसने एक पीस जो अपना डिज़ाइन किया, जो उसने डायरेक्ट किया मेरे को, कभी कभी बोलते बोलते रुक जाना अच्छा होता, नहीं तो कभी बना बना रिश्ता टूट जाता है। फिर सोचता हूँ कि सोच कर बोलना अच्छा होता, बोलने के बाद 4 घंटे जागना तो नहीं पड़ता। और अगर अमेरिकी जनता को मंत्रमुग्ध करने के लिए सिर्फ एक लाइन की ज़रूरत पड़ी थी विवेकानंद को, तो मैं क्यों इतना बोलता हूँ। तो इस तरह का पूरा ऐसा बाय हार्ट मुझे 18 मिनट का रेडी था मैं, और मैंने परफॉर्मेंस दी। और उस दिन छोटी दिवाली थी, मुझे याद है, और छोटी दिवाली में पटाखे फूटने शुरू हुए और मेरी परफॉर्मेंस शुरू हुई। अब मुझे बोलना था पीस और उधर पटाखे ठाप ठाप ठाप, उसकी वजह से मुझे लाउड बोलना पड़ा सामने। और मैं तब बीच में बताऊं, मैं हॉलिडे इन हेल्थ क्लब के अंदर मैं मेंबर था, तो वहाँ रॉबिन भट्ट और प्रकाश झा और ये सब लोग मेरे साथ में मतलब वहाँ पे एक्सरसाइज करते थे। तो मैंने सबको इनवाइट कर लिया, तो बाई चांस वो लोग आ भी गए। तो अब मेरे ये थे कि इतने बड़े बड़े लोग आ गए थे मुझे देखने के लिए, दीपक तिजोरी, ये सब मेरे हेल्थ क्लब के दोस्त बने हुए थे। तो उनको मुझे दिखाना भी था कि मैं एक्टर बन गया। और वो जैसे पटाखे छूटने शुरू हुए तो उसने मेरी एनर्जी बदल दी, तो मैं और लाउड हो गया। और वो परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे दूसरों तक पहुंचना है, वो लाउड हो गई परफॉर्मेंस और वो अच्छी हो गई मेरे से। और उसके बाद बड़ी देर तक तालियां बजती रही। अब वो मैं भूल गया मैंने किस किस को बुलाया था। जब मैं देखा कि लोगों ने तालियां मारी, सब कुछ हुआ, और अंदर से आवाज़ आई कि यस आई एम एन एक्टर। और मैं बाइक थी मेरे पास हीरो होंडा, मैं दौड़ा सीधा वर्सोवा जाके रुका और रवि बासवानी के घर पे बेल मारी। रवि जी सामने आए तो मैंने कहा सर आई एम एन एक्टर, और पकड़ा, मेरे को गले लगाया, अच्छी परफॉर्मेंस देख के आया हैं? हाँ। कहता अब तेरी जर्नी शुरू हुई है बे, अब से तेरा एक्टर बनना शुरू हुआ है। तो अगेन मेरे को उन्होंने दूसरा शौक दिया कि नहीं अभी तू एक्टर बना नहीं है, आज तेरा पहला स्टेप था कि तू बोल पाया कि आई एम एन एक्टर, अब सीखना शुरू कर। सो दैट इज़ हाउ आई बिकेम एन एक्टर एंड दैट इज़ हाउ द ट्रेनिंग पार्ट, दोज वर्कशॉप्स जो थी, जो मकरंद ने मुझे सिखाया था, बाकी सब लोगों सीखा था, और वो जो करके मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक्टर हूँ अब। तो एक्टर बोलना अपने आप को ऑनेस्टली वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो आपको वर्कशॉप से आता है, वो आपको थिएटर से आता है, सीख के आता है। एक बहुत ही 90s का बहुत ही पॉपुलर शो आपने किया था अमानत, और वो कैरेक्टर सभी के दिमाग में, खासकर जितने भी 90s के और उसके बाद तक, जब तक, अब तो खैर बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो एक ऐसा शो था जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट आपका रोल था। वो सीरियल आपको कैसे मिला, मतलब किस तरीके से उस शो में पहुंचे आप? निगोड़ा नाम था मेरा उसमें। तो अमानत से पहले मैं माचिस कर चुका था, और माचिस से पहले मैं ओ डार्लिंग इंडिया कर चुका था, और ओ डार्लिंग के टाइम पे मैं एक और फिल्म गुनहगार भी कर चुका था, और फिर अमानत से पहले परवरिश और परिवर्तन ये भी कर चुका था। और लेकिन अमानत से पहले माचिस इतनी बड़ी हिट हो गई थी कि सब लोग जानने लग गए थे मुझे, मेरे नाम से भी जानने लग गए थे और काम से भी जानने लग गए थे। बट संजीव भट्टाचार्य उस फिल्म को, उस अमानत के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, जिनके पास मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। बहुत बार कैंपस वो डायरेक्ट कर रहे थे, बहुत बार मैं उनके सेट पे जाता था, बोलता था काम देने के लिए। तो वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, मैं भी क्रिकेट का बहुत शौकीन था। और उस वक्त हमारी इंडिया की टीम इतनी बड़ी अच्छी नहीं थी जितनी अब अच्छी है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडिया हार गई थी। मैं उदास बैठा हुआ था, तो उनका फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा, कहते हैं संजीव भट्टाचार्य बोल रहा हूँ, रवि गोसाई। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बोला कि आजा एक रोल के बारे में बात करते, तेरे को काम देता हूँ मैं। तो मैंने कहा सर मूड बड़ा ख़राब है। कहते हैं हाँ हमारा सबका ख़राब है, इसलिए हम लोग काम की बात कर रहे हैं। वो भी बहुत देखते थे क्रिकेट, तो वो मूड अच्छा करते हैं, आजा तेरा। तो मैं गया, तो उन्होंने मेरे को सुनाया, सुनाया नहीं रोल, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक रोल है मेरे पास में, तू नौकर का रोल तू करेगा कि नहीं करेगा? तो मैंने कहा सर नौकर का रोल क्यों, मैं कोई ढंग का रोल करूँगा? ये हीरो का रोल भी है, देने को मैं तुझे वो भी दे सकता हूँ, पर वो तो मैं किसी से भी करवा लूँगा। तो लेकिन इस रोल के लिए मुझे एक अच्छा एक्टर चाहिए। तो वो एक ना जब डायरेक्टर को ऐसा बोल दे कि मुझे अच्छा एक्टर चाहिए और मुझे लगता है कि तू बहुत अच्छा करेगा, तो वो एक बूस्ट मिलता है कि हाँ मुझे अच्छा एक्टर बोला, मैं ये तो कोई भी कर ले इनके लिए। तो वो बहुत किक थी मुझे, मैंने हाँ कर दी। जो साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया था कि इसके लिए तू पछताएगा, तेरी इमेज ऐसी बन जाएगी कि तू इतना पॉपुलर होगा, देखना
कि तू बोलेगा कि यार ये क्या, मुझे नौकर का रोल, मुझे तो वही करना चाहिए था, ऐसे भी बोल दिया उन्होंने। वो सब हुआ जो उन्होंने बोला था, और वो भी हुआ कि जिन्होंने बोला ये रोल तो मैं किसी से भी करवा लूँगा, तो वो उनके जिससे जो सॉरी अविनाश चंदर जो जिसने रोल किया था, उनकी वो कारें ठीक करता था। हीरो जो है संजीव भट्टाचार्य की, उसका गैरेज था जो अविनाश, जो जिसने हीरो का रोल किया। तो बनने वो भी एक्टर ही आया था, मेरा दोस्त है, आज भी मेरा अच्छा दोस्त है। तो उन्होंने बोला ये तो मैंने कार मैकेनिक से भी रोल करवा लिया। अगेन सॉरी अविनाश। तो बताने के लिए कह रहे, तेरे को बोला था ना ये रोल तो मैं किसी से भी करवा लूँगा। बट अविनाश ने बाद में और बहुत अच्छा काम किया, और एज एन एक्टर भी बहुत ग्रो किया। अब तो बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा स्टार भी हो, कर भी लिया उसने, बहुत बढ़िया। तो ऐसे मुझे निगोड़ा मिला था। और निगोड़ा के बाद जैसा संजीव जी ने आपको बताया था, तो ऐसा भी कभी हुआ कि और शोज उसी तरीके के रोल लेकर आपके पास? अरे मतलब जो उन्होंने बोला था वर्ड टू वर्ड कि तू रोएगा, वो ऐसी इमेज बनी थी कि मतलब जिन जिन के पास मैंने स्ट्रगल टाइम पे जाके जिनके पास मैं काम मांगने गया था, सबने बुलाया, सबने नौकर के रोल देने शुरू किए। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। एक दिन तो ऐसा, मतलब आशा पारिक जी के यहाँ से आया मुझे फ़ोन कि आशा जी मिलना चाह रही, तो मैं चला गया। उन्होंने बड़ी अच्छे से पूरा सुनाया मुझे कि ये मैं शो बनाने जा रही हूँ, और तेरे लिए तो मतलब स्पेशल रोल लिखवाया है मैंने, रवि तूने बोला था ना कि मेरे साथ काम करना, अब मुझे तेरे साथ काम करना। तो आशा जी मतलब पैर छूते हुए मैंने उनको मना किया, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि नौकर का रोल था वो भी, तो मैंने कहा आशा जी मैं अब ये कर नहीं रहा हूँ ना सर। तो मुझे एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 साल 8 साल उस इमेज से हटने के लिए लगे कि भाई मैं नहीं करूँगा सर्वेंट का रोल, दैट बिकॉज वो जैसे ऑनेस्टली मतलब वहाँ उसके बाद वो ऐसा हो गया था कि जैसा अवतार फिल्म में सचिन ने किया था और जैसा अमानत में रवि गोसाई ने किया था, ऐसी मिसालें देख के लोगों को बोलने लग गया कि ये वैसा। अब जब भी कोई सर्वेंट का रोल निकलता है तो उसके बाद ऐसा एग्जाम्पल सेट होने लग गया था कि मतलब सचिन जी जो हैं उनका वो कमाल के एक्टर थे, लेकिन उनको भी अवतार में जो रोल मिला था वैसा सा मुझे अमानत में मिला, और उसके अंदर सारे इमोशंस थे उस कैरेक्टर के अंदर। तो बाई चांस संजीव जी की वजह से हुआ भी इतना अच्छा। 6 साढ़े 6 साल नंबर 1 रहा वो, उसने राज किया उस शो ने। TRP 21, अब हम 0.1 0.2 पे भी खेल लेते हैं, तो 1 पॉइंट की TRP 2 पॉइंट की TRP बहुत बड़ी मानी जाती है। तो उस टाइम तो वो 19 तक की TRP, 21 की TRP तक उसको ने टच किया था, तो बहुत पॉपुलर हुआ। तो बहुत मुश्किल रही मेरे को उस रोल के, उस इमेज से बाहर आने में। और आपकी इसी बात के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ये रोल इतना पॉपुलर था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम रवि भैया को देखा था तो मैं इनको देखकर एकदम से हैरान हो गया था। उस टाइम एक शूट जो गिरीश मलिक जिनका इन्होंने जिक्र किया है, वो एक शो बना रहे थे मिशन फतेह, और उसमें हमें भी छोटा छोटा रोल मिला था। तो उसमें लीड जो रोल थे, वो लीड कैरेक्टर जो थे वो रवि भैया थे, और जहाँ पर ये ठहरे थे इनका अपनापन इतना मिला मुझे जिस तरीके से ये बता रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है इनकी कि शायद इन्होंने जो कठिनाइयाँ इन्होंने फेस करी, इन्होंने वो कठिनाई मुझ तक नहीं पहुंचने दी। मैं उसी हिचक के साथ इनके साथ गया और इन्होंने अपने साथ मुझे ठहराया। ये 2001-2 के आसपास की बात है, और तब से लेके भैया के साथ एक कनेक्शन इतना स्ट्रांग बना है। खैर बात यहाँ मेरी नहीं है, बात रवि भैया की है। जैसे भी आपने बताया कि अमानत से पहले आप माचिस फिल्म जो है वो कर चुके थे गुलजार साहब के साथ, और बड़े बड़े उसमें विशाल जी, उसमें भारद्वाज जी का म्यूज़िक। तो ये फिल्म किस तरीके से मिली थी? या हम पहले ओ डार्लिंग ये इंडिया, इससे बात करते हैं। वो उसमें पहले आप गए और शाहरुख खान? नहीं, मैं नहीं गया। मैं वही पृथ्वी थिएटर पे वर्कशॉप्स कर रहा था, और प्रशांत नारायणन जो था वो उसमें कॉस्ट्यूम कर रहा था। उस फिल्म में वो कॉस्ट्यूम वगैरह करता था। तो प्रशांत ने मुझे एज ए डांसर देखा हुआ था, तो मैंने उसको बोला कि यार भाई यहाँ तो आ गए, मुझे कोई काम वाम भी चाहिए एक्टिंग का। और प्रशांत को एक्टर बनना है, तो मैं बल्कि उसको बोलता रहता था, मैंने कहा यार तू एक्टिंग कर, तू एक्टर बन। गजब के एक्टर है वो। हाँ, बहुत अच्छा एक्टर है वो। तो मैं पृथ्वी पे उसको बोलता था, और उसको इंटरेस्ट भी आ गया था तब तक, तो शायद मुँह से कभी नहीं बोला हो। पर उस फिल्म के अंदर मैंने बोला तू एक्टिंग क्यों नहीं कर रहा? तो कास्टिंग में भी था, असिस्टेंट भी था, कॉस्ट्यूम में भी था, और वो सब जगह इन्वॉल्व हो गया था उस फिल्म में। और फिर वो
उसने मुझे रिकमेंड किया कि मैं चल केतन के यहाँ बात किया, वो एक पिक्चर बन रही है उसके अंदर सारे NSD के एक्टर हैं। तो मुझे एकदम लगा कि यार सारे NSD के एक्टर, तो मैं मिलने गया। तो फर्स्ट टाइम में केतन ने रोल सुनाया कि एक लड़का है जो तुम्हारा रोल बड़ा कमाल है उसमें, मतलब एक लड़का आएगा बाहर से स्ट्रगल करने और एक्टर आता है वो, तो उसके वो कपड़े भी तुमसे लेके पहनता है, वो उसको खाना भी तुम खिलाते हो और तुम्हारा ही हैट पहनता है, तुम्हारा ही वो करता है। तो फिर बाद में तुम्हारे गाने के अंदर भी तुम गाना भी गाओगे और फिर तुम फाइट के अंदर तुम्हारा सोलो फाइट सीक्वेंस भी होगा, मतलब फाइट भी है तुम्हारी उसमें, सब करेंगे सब, उसमें फाइट भी है। तो मुझे लगा कि यार मतलब वो क्या करेगा, सब कुछ तो मैं कर रहा था। तो मुझे उस टाइम लगा, मैंने यार चलो बढ़िया रोल मिल गया यार, चल करता हूँ। तो उसमें जो रोल मुझे सुनाया गया था ऐसे ही 25 और लोगों को भी सुनाया गया क्योंकि उस हीरो के साथ में 25 दोस्त थे। वो 25 दोस्तों में संजय मिश्रा था, आशीष विद्यार्थी था, रवि जाकर था, चंदू पारकी था, आशीष वो इद्रिस मलिक थे और मतलब ऐसे ही कई, प्रशांत नारायण भी उसी में था। तो मतलब इतने सारे NSD के एक्टर थे, सबको यही ऐसे ही सुनाता है कि लड़का बाहर से आता है, तुम्हारा ये करता है, तेरा बंदर ही उसके उस पर रहेगा, तेरा उसमें। अब आप वो जो केतन ने बोला सब था फिल्म में। तो मैं और प्रशांत बहुत हंसते भी है कि जो केतन ने बोला उसने अपनी बात पूरी की। जैसे सोलो सीक्वेंस में एक आप देखोगे फाइट चल रही है एंड के अंदर, तो उसमें एक घूसा मैंने भी मारा है ऐसे मेरा भी लगा हुआ साइड में, मतलब एक बढ़िया सा पूरी एक बार स्क्रीन पे मैं भी आ गया, मुक्का मारता हूँ। तो सोलो सीक्वेंस भी फाइट की उन्होंने पूरी की। अब वो गाने के अंदर मेरे बोल, मतलब वो गाना है कौन सा है, मैं ये दुनिया किसकी है, बाप की, उसमें एक बार मैं भी बोलता बाप की तो वो भी है। और एक और गाना था कि पैसा ये पैसा, हाँ पैसा ये पैसा, तो उसमें मैं वो खिलौने बेचने वाला, तो मैंने एक जैकेट पहनी हुई है तो और हैट पहना हुआ है और मेरे 2 बच्चे ऐसे खेलते हैं, तो उनके हाथ में मैं रोटी देने लगता हूँ, तो शाहरुख आता है, एक हाथ से रोटी छीनता है, दूसरे में जब तक उसको इधर देखता हूँ तो उधर से जैकेट ले जाता है मेरी, और ऊपर से मैं देखता हूँ शाहरुख जैकेट ले गया, तब तक टोपी भी ले ली उसने मेरी, और अगले शॉट के अंदर वो पहन के जा रहा है और मैं पीछे से कर रहा हूँ पैसा पैसा। तो वो भी हो गया कि मेरी ही जैकेट, आप देखोगे ओ डार्लिंग इंडिया तो जैकेट मेरी ही पहनी हुई है, हैट भी मेरा लिया हुआ। तो केतन ने जो कहानी सुनाई थी पूरी की उसने, और मेरे को गाना भी मिला पैसा ये पैसा उसमें मैं पैसा मैं भी बोल रहा हूँ। आशीष विद्यार्थी सबसे स्मार्ट था, आशीष विद्यार्थी हम उस ग्रुप में पूरे उसमें। उसने जैसे ही देखा कि 15 लोग ऐसे हैं और जो पार्टी वार्टी सी बन गई थी, भुज्जी पार्टी बोलते थे उसको, दीपा इन लोगों को NSD का ग्रुप था उसको भुज्जी पार्टी बोला जाता था। तो उसमें आशीष विद्यार्थी ने पहले दिन तो नॉर्मल कर रहा था वो, फिर बाद में ना केतन को जाके बोला, केतन को सब केतन बोलते थे। मैं ये भी कल्चरल शॉक में था कि यार सब नाम लेते हैं डायरेक्टर का, केतन बोलते हैं, छोटा बड़ा। सबसे पहले तो मैं शॉक में था, प्रशांत तो उसको बोला केतन आई एम ओके आई एम हियर, तो प्रशांत थोड़ा सा है भी हाँ तो मैं हैरान होता था क्योंकि हमें तो सर केतन जी ये सब पता। तो आशीष विद्यार्थी गया, केतन मैं ना क्लाउन अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अगर ये पहनी है ड्रेस तो मैं ड्रेस के साथ फेस में भी क्लाउन रखना चाहता हूँ। तो भाई बंदे ने पूरा अपने आप को जोकर था वो ना, ताकि उसको बाद में कोई देख के पहचान नहीं ना। जो हमारा एंथू था शुरू में 25 लोगों के पहले ऐसे दिखे, हम दिखे, बाद में आस्ता आस्ता सब होते तो तू आगे आ जा, तू आगे आ जा, तू आगे आ जा, क्योंकि सबको मतलब था रात को जो 75 रुपए कन्वेंस के मिलते थे वो जेब में डाले और निकले यहाँ से। तो ये स्टोरी थी पहली फिल्म ओ डार्लिंग। बस उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मजाक में वो 45-50 दिन हमने शूट की। शाहरुख की एनर्जी, शाहरुख की दूसरी तीसरी मतलब चौथी पांचवी फिल्म थी। आई थिंक माया उनसे पहले आ गई थी, माया मैम सब उससे पहले आई। हाँ, लेकिन उसकी उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी। हाँ, उसमें शायद शाहरुख ने भी थोड़ा कुछ इन्वेस्ट भी किया था अपनी फीस में से ही, तो वो बहुत बड़ी पिक्चर थी शाहरुख के लिए। तो
उस वक्त क्योंकि बहुत बड़े स्टार थे उसके अंदर, अमरीश पुरी, जावेद जाफरी तो मेन विलन थे, और अनुपम खेर, और बहुत सारी इंडस्ट्री के बहुत सारे विलन्स भी थे उसके अंदर, काफ़ी सारे। तो वो फ़ायदा उसका ये हुआ कि मजाक मजाक मस्ती मस्ती में कैमरा फेस का जो डर था ना वो ख़त्म हो गया। दैट्स इट। और जैसे आपने इतने जो आपने एक्टर्स के नाम बताए, उनमें से कौन कौन से एक्टर्स अभी भी हैं जिनके साथ आपका अभी भी ये आप मोमेंट्स जो है वापस रिकॉल करते हो? नहीं, अब सब उसके बाद उस टाइम तो सब लोग नए नए आए थे। मेरा अचीवमेंट ये था कि भाई मैं जब भी किसी को बोलता था मैंने पिक्चर क्यों की भाई तूने, तो मैं बोलता अरे यार मुझे जब बताया गया कि सारे NSD के हैं, मैं अकेला हूँ जो NSD से नहीं था सिलेक्ट हुआ हूँ। तो ये मेरा पंच लाइन थी बॉस। उसमें सब NSD के एक्टर थे। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सिलेक्टेड हु वाज नॉट फ्रॉम NSD। तो ये पंच लाइन की वजह से मैंने कहा यार एक कमाल का किस्सा है यार, मैं सुनाना चाहता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज ना। Hats off to Shahrukh Khan. Why is Shahrukh Khan? Why is great? He was born great, I think. भाई एक आई डोंट थिंक ये आज तक किसी ने किसी मेरे अलावा किसी और ने इंटरव्यू में बताया होगा, इनमें मैंने भी नहीं बोला। एक दिन हम लोग रातें शाम से शुरू होते थे शूट करने, रात तक करते थे, सुबह तक करते रहते। एक अंधेरा हो गया था और हम लोग शूट कर रहे थे नेकलेस क्वीन जिसको एरिया को बोलते हैं हम। ऐसे एक पुल है, पुल के नीचे की तरफ, उसी के नीचे से मतलब सब ट्रैफिक जाता है। पुल ऐसे क्रॉस होकर यूँ रोड पे आता है, तो उस पुल के थोड़ा सा आगे हम लोग अगर शूटिंग चल रही थी और शाहरुख हमारे साथ शूट कर रहा था। एंड सडनली एक शाहरुख के पास में, जैसे ही शाहरुख उस टाइम पॉपुलर तो पहले से था, उस वक्त भी पॉपुलर था, तो शाहरुख के पास में जब बीच बीच में ब्रेक में लोग ऑटोग्राफ के लिए आ जाते थे, उस टाइम भी आए हुए थे, शॉट नहीं चल रहा था। सडनली सामने से एक ब्लैक कलर की कार आके रुकती है और उसके नीचे शीशे नीचे होते हैं, इधर शाहरुख के हाथ में ऑटोग्राफ्स बुक्स जो लिए थे, सब वहाँ से शोर मचता है, जैकी जैकी, एंड जैकी दादा उस कार में, और इधर से और सब ऑटोग्राफ लेके भागे उधर। अब सब भागे और इधर शाहरुख खान का चेहरा हम सब देख रहे थे, थोड़ा सा गुस्से में आ गया, तो वो कंट्रोल कर लिया उसने। तो कुछ ऐसा कुछ हुआ और चलो उधर केतन से मिला जैकी और सब हो गया। जैकी थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो सब लोग वापस आए। तब तक अभी लाइटिंग वाइटिंग हो रही थी, सब लोग वापस आए तो जैकी कहीं चले गए, केतन को लेके कहीं वैन होगी उसमें चले गए क्या पता नहीं। थोड़े टाइम के लिए जैकी श्रॉफ चले गए और सब लोग वापस शाहरुख खान के बाद ऑटोग्राफ पे आया। तो शाहरुख खान वाज इन एंगर काइंड ऑफ, थोड़ा सा गुस्से में था शाहरुख खान। तो जो ऑटोग्राफ लेने आया उनको था, क्या है पेन कहाँ है? तो आशीष विद्यार्थी, रवि झांकल, संजय मिश्रा ये पहले से जानते थे उसको, तो थोड़ा सब लोग ही आंखें मिली और थोड़ा सा रिएक्शन आपस में गया कि ऐसे क्यों कर रहा है। एनीवेज आशीष ने भी हाथ वाथ रखा है, कुछ ऐसे था, कुछ हुआ वहाँ पर। और मैं बहुत सालों पहले की बात है इसलिए थोड़ा वेगली आप पता धुंधला धुंधला याद होता है। तो वहाँ वापस फिर करने लगा एंड सडनली चीखें निकली लोगों की, और आओ जो जैकी वाला जो जैकी जैकी करके जो शोर मच रहा था, अभी उससे ज़्यादा थोड़ा सा और शोर मचा, और हम सब की नज़रें गई पुल के ऊपर से, बाबा बाबा लोग भागे। फिर संजय दत्त उतर के आ रहे थे, मानता कि आई थिंक शूटिंग चल रही थी उस वक्त, वहाँ से पुल से जल्दी से उतर के आ रहे संजय दत्त, और सारी पब्लिक भाग गई। इवन बहुत से लोग तो यूनिट वाले भी उधर ही देख रहे, संजय दत्त। एंड अगेन क्लोज मारो शाहरुख का, फिर उसका ऐसा गुस्सा और ये वो, और इस बार तो मतलब खड़ा हो गया उसने, कुछ तो ये मेरे से लंबे पर्सनैलिटी का खाते हैं। देयर वॉज वन डायलॉग विच आई एग्जैक्टली, इनके हाथों से ऑटोग्राफ बुक ना छिनवाई ना तो मेरा नाम शाहरुख खान ने। एंड हम सब लोग सन द फक ही व्हाट डिड ही से, सब लोग ध्यान से एकदम तो एक दूसरे देख रहे थे कि इसने वही बोला जो हमने सुना, एंड ही एक्चुअली सेड इट। एंड अब गुस्सा आया था उसको बोला कि ये मेरे से पर्सनैलिटी में ज़्यादा अच्छे हैं ना, तो कोई बात नहीं, मेरी जो उसकी एनर्जी थी, जो उसने किया उसके बाद में जो बोला, वो एक दिन ऐसा पूरा हुआ भी।
आई मीन डेफिनेटली वो एक दिन ऐसा हुआ होगा कि जो उसके मुंह से निकली बात वो पूरी भी हुई होगी. तो दैट इज़ वाई उसकी जो विजन था, जो उसका पैशन, और ये दिस इज़, मैं बहुत पॉजिटिवली बोल रहा हूँ ये बात. ये हर एक्टर में अगर कोई है ये बात कि मैं इनसे ग्रेट क्यों नहीं हूँ, तो वो अच्छी बात है. पॉजिटिवली बोल रहा हूँ मैं शाहरुख के लिए. ये ऐसा बोला और उसने करके दिखाया. दैट इज शायद यही एक वजह कि किंग अंकल में जब वो आए थे, हाँ, तो जैकी उसमें मेन थे, और जब देवदास आई थी तो मेन उसमें शाहरुख थे. शायद ये बिल्कुल ये ऐसी बहुत सी फिल्में आई जिसमें बाद में मतलब शाहरुख मेन रहे और ये लोगों ने काम किया, उनके शाहरुख के साथ में काम किया. जब तक वो फिल्म बन रही थी वो डालेंगे, उस वक्त तक तो जैकी और संजय दत्त बहुत बड़े स्टार थे, आज भी बहुत बड़े स्टार हैं. लेकिन शाहरुख ने जो बात बोली वो पूरी हुई और पूरी करके दिखाई उसने. ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई. जैसे एनएसडी का अब तक भी चलता है, लोग मतलब उसको एक ब्रांड मान के चलते हैं कि भी एनएसडी से है. पर ये शायद जो आपने एक्टर्स के नाम बताए, उस तरह के जो एक्टर्स है वो बाद में कभी इतने, मैं शायद हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन जैसे प्रोमिनेंट नाम आपने बताए, आशीष विद्यार्थी जी और इवन दीपा जी भी एनएसडीएन है, और बहुत सारे एक बहुत बड़ा नाम मैं भूल गया, रघुवीर यादव, मुंगेरी लाल रघु भाई भी थे उसमें, उसी ग्रुप में, उसी बुज्जी पार्टी के अंदर रघु. और भी 2-3 नाम मैं शायद भूल रहा हूँ. राजेश जयेश भी थे उसमें. राजेश और जो रघुवीर जी, वो तो ऑलरेडी वैसे उन्होंने कई फिल्में कर ली थी. रघु भाई तो नेशनल अवार्ड जीत चुके थे तब तक. तो जब ये इंसिडेंट हुआ कि इधर से जैकी श्रॉफ आए, तब शाहरुख के हाथ से निकली ऑर्डर ऑफ बुक्स, और उधर से संजय दत्त आया, फिर शाहरुख को गुस्सा आया, और फिर जब उसने बोला कि मतलब कि एक दिन इनके हाथों से ऑर्डर ऑफ बुक ना छिनवाई तो नाम शाहरुख खान ने. मतलब मैं अभी ये बोल रहा हूँ और ये मतलब लगेगा कि जैसे कुछ फिल्म का लगा, बट ऐसा हुआ, जेन्युइनली ऐसा हुआ. और उस वक्त रघुवीर यादव, आशीष विद्यार्थी और सब लोग एक ट्रॉली शॉट रिएक्शंस गए थे आपस में कि क्या बोल गया. उस वक्त सबको नहीं लगा होगा कि शायद लगा यार ये कल का आया लड़का ज़्यादा बकवास कर रहा है, मतलब कब गायब हो जाते हैं कब. लेकिन सबको ये मालूम था कि जो ये बोलता है वो करता है. उस वक्त भी मालूम था. मैं 95 में फिल्म शूट हो रही थी, और 95 में मैंने देखा है सुभाष घई, यश चोपड़ा, हनी जी और रॉबिन भट्ट, महेश भट्ट, शशिलाल नायर एंड मेहरा जी, और बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर. दे यूज्ड टू वेट फॉर शाहरुख खान. उस वक्त दे यूज्ड टू वेट फॉर शाहरुख खान कि ये थोड़ा सा फ्री हो, हम इसको अपनी स्क्रिप्ट, अपनी फिल्म के लिए. सुभाष घई यार उस वक्त का सबसे बड़ा, यश चोपड़ा, मतलब महेश भट्ट, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम थे उस वक्त शाहरुख खान के सामने. लेकिन वो लोग वेट कर रहे थे शाहरुख को अपनी फिल्म में लेने के लिए, और शाहरुख ने उस जो फिल्में की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे की है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मतलब वो एक अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए. और सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल ही था. हाँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो वाकई में मतलब स्पॉन्टेनियस है. ऐसे ही हम लोग, जावेद वगैरह, हमारा एक डांस वांस का वो था. वो शाहरुख को तब तक हमारा बातचीत भी करता था सबके साथ मिल, तो वो दिल्ली वाला उसका बड़ा दिल्ली वाला कनेक्शन बहुत अच्छा है सबका. मैं भी दिल्ली वाला, प्रशांत भी दिल्ली वाला. तो गाने का चल रहा था, और ये थोड़ा सा हमेशा टाइम से पहले ही होता है शाहरुख खान पॉइंट पे. तो हम लोग को मार्किंग दे दी गई थी, और फर्स्ट टाइम कोरियोग्राफर का नाम बोल रहा हूँ मैं, हमारा अहमद को फर्स्ट टाइम उस दिन सरोज जी नहीं आई थी, तो अहमद को ब्रेक मिला था. तो अहमद खान को दैट वाज हिज फर्स्ट ब्रेक. तो वो बता रहा था सबको ऐसे करके कि ये स्टेप है, ये स्टेप है. तो शाहरुख तो 2 मिनट के अंदर आया, तो आगे बोला कि मेरा किधर है मार्क. तो मैंने ऐसे ही बोला इधर, मेरे पीछे इधर आ जा. वो हीरो था फिल्म का. मैंने ऐसे ही फिरकी ले ली भाई. व्हाट ही डिड, ही केम एंड मेरे पीछे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, रेडी सर. तो वो आया अहमद ने, अरे शाहरुख भाई इधर आओ सामने. तो जानबूझ के मेरे पीछे खड़ा हो गया, वैसे लुक दिया. दिल्ली वाला ना, दिल्ली वाला ना. दिल्ली वाला तब से चल ही रहा है, मतलब चल ही रहा है उसको. वो ये दिल्ली वाला डायलॉग बोला, मैं दिल्ली वाला हूँ, ये उसका डे 1 से है. एक दिन और शूटिंग पे मेरा जल्दी पैकअप हो गया था,
तो मेरे पास हीरो होंडा थी और ट्रक के ऊपर बैठे हुए थे, तो मैंने केतन को बार बार बोला था मुझे जाना था जल्दी, तो मैंने कहा सर इतने सारे लोग हैं, अब पता भी नहीं चलेगा, मैं निकल जाऊँगा, मुझे जाना है, तो मैंने हाथ पैर जोड़े, तो केतन बोला ठीक है निकल जा। तो मैं बाइक लेके निकला वहाँ से, तो शाहरुख ने ऐसे ही देखा, तो मैंने कहा साहब मेन जो रोल कर रहे हैं उनका सब पैकअप हो गया। तो मैंने फिर उड़ता तीर ले लिया, मतलब मैं जा रहा हूँ। अभी मैंने बैंड्रा का वो क्रॉस नहीं किया था, अपना माहिम का जो रेड लाइट ही था, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ, इधर से इसकी पिजारो रेड कलर की थी, तो वो निकल रही, ये देख के करा मेन रोल। आई गेस कि आई लव हिम, मतलब और ओनली ही कैन डू दिस। नहीं, उनका मैंने कई बार इंटरव्यू में भी देखा है कि वो ऑन द स्पॉट जिस तरीके से वो पंचेज उनके तैयार होते हैं, छोड़ता नहीं भाई। शाहरुख खान अपना पंच कभी छोड़ेगा ही नहीं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो वो। पर अब तो उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि एक एक्टर ही नहीं, वो अच्छे बिजनेस माइंड भी उनका बहुत शार्प है कई तरीके से। भाई वेरी विटी, दैट इज व्हाई ही इज, मतलब जो आज जहाँ है उसको होना भी चाहिए। और फिर उसके बाद बात करें अगर हम माचिस की, माचिस फिल्म से आप मतलब गुलजार साहब के साथ मुलाकात, और गुलजार साहब के साथ का आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि जब मैं मुंबई में भी था तब भी आपने उनके किस्से मुझे बताए थे, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं माचिस फिल्म की जर्नी। हाँ थैंक यू। मैं ये पंकज ये पूछने के लिए कि माचिस में आपकी कास्टिंग कैसे हुई थी, क्योंकि अगर इसके लिए तो माचिस में मेरी कास्टिंग नहीं, मेरे मतलब पूरे हम चारों की कास्टिंग, मेरी, जिमी की, चंद्रचूड़ की और सुनील सिन्हा की, चारों की कास्टिंग के ऊपर एक नया पॉडकास्ट करना पड़ेगा। मतलब इतने चारों को जैसे है ना कि ऐसे ढूंढ के भगवान ने एक जगह पे इकट्ठा किया था कि इसके ऊपर लिटरली 1 घंटा 1.5 घंटा बोल सकता हूँ कैसे अजीबोगरीब तरीके से कास्टिंग हुई थी सबकी। मतलब कहाँ जिमी लेटर लेके आया असिस्टेंट का और उसको कास्ट किया गया, कहाँ चंद्रचूड़ सिंह 3 बार गुलजार साहब को मना किया कि मैं नहीं करूँगा पिक्चर, और गुलजार साहब चाहते थे कि वो फिल्म करें, और आज तक मतलब सबको लगता है कि गुलजार साहब ने विशाल भारद्वाज को चांस दिया, ये भी उल्टा है। विशाल भारद्वाज ने गुलजार साहब को ये फिल्म दिलाई थी। गुलजार साहब के पास कोई काम नहीं था, तो उस वक्त सुकॉल्ड बड़े इतने बड़े डायरेक्टर हैं, काम तो उनके पास अपनी वजह से नहीं होगा, बट उस वक्त उस वक्त गुलजार साहब कोई फिल्म नहीं कर रहे थे। विशाल भाई लेके गए थे, आरवी पंडित प्रोड्यूसर थे उनको, कि गुलजार साहब के साथ ये फिल्म बनाओ, उनके पास स्क्रिप्ट थी। एंड देन चंद्रचूड़ ने 3 बार मना किया, सुनील सिन्हा लास्ट मोमेंट पे, मेरी तो मतलब जैसे कुएं में से कूद के निकाला ऐसी कास्टिंग होती है। बाकी रही बात गुलजार साहब की, यस बहुत प्यार करते थे मुझे, और एक मुझे बोलते ये मेरा ऑलराउंडर है, क्योंकि मैंने वो जो स्टंट भी किए थे उनके सामने, मैं मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें करता था इधर उधर, तो कहीं नोटिस कर रहे होंगे। तो मैंने एक बार जब स्टंट के टाइम पे भी बोला था कि ये मोटरसाइकिल वाला स्टंट मैं खुद करूँगा, तो एक्शन डायरेक्टर ने बोला कि नहीं ये थोड़ा डेंजरस है, बोला नहीं मेरा ऑलराउंडर है कर लेगा। तो मैंने वो किया, वो जो पुल के ऊपर स्केट करते हैं और व्हीली करता हूँ मैं, इतना सा नैरो पुल था बहुत, जितना मेरी दूरी और आपके बीच में 10 फीट भी नहीं होगा, तो उसके ऊपर मैंने स्केट की बाइक को और फिर व्हीली की उसके ऊपर, तो वो सब मैंने खुद किया और वो सब भी है। तो एक मज़ेदार बात यह है कि एक दिन मैं ऐसे ही बारिश हो रही थी और बर्फ़ पड़ रही थी, और मैं कुछ साइड में जिमी का और चंद्रचूड़ का और अपना अमरीक जी का, अच्छा, इन तीनों का सीन चल रहा था। तो बीच में बारिश में बर्फ़ शुरू हो गई, तो उन्होंने देखा मैं बैठा हुआ था इधर पास में बैठा था, उधर ही गुलजार साहब आ गए, तो मैंने देख के, मैं डायरी में कुछ लिखा था, छुपा ली मैंने। तो वो देख के बोले क्या कर रहा है, मैंने कहा जी कुछ नहीं नहीं तू कुछ लिख रहा था। तो मैं कहा नहीं जी मैं ऐसे ही बस वो डेली का हिसाब किताब लिख रहा था, बस दिखा। तो अब उन्होंने मेरी डायरी देखी और मैं कुछ लिख रहा था जनरली, कुछ ना कुछ आदत थी थिएटर के टाइम में कुछ ना कुछ लिखने की, तो डायरी लिखता है तो वेरी गुड, शाबाश बहुत अच्छा। तो मैंने कहा नहीं जी वैसे कुछ हिसाब किताब। तो
कहते अच्छा। उसी में उस वक्त मेरी एंगेजमेंट हुई थी, मेरी वाइफ की शालू की फ़ोटो थी, तो वो ऐसे गिर गई। तो बोले ये कौन है? मैं शर्मा गया, मैंने कहा ये जी आपकी बहू। ओ शादीशुदा? तो मैं कहा नहीं अभी शादी हुई नहीं जी। तो अच्छा ला भाई, दिखा डायरी, और उन्होंने पेन निकाला और एक शेर लिख दिया। वो शेर आपको याद है? शेर था, मिलता तो है खर्ची को हर रोज़ एक दिन मुझे, मिलता तो है खर्ची को हर रोज़ एक दिन मुझे, आधा लूट के ले जाते हैं दुनिया वाले, आधा कर्ज़ों की किश्तों में जाता है, बस एक लम्हा तेरी याद चुरा लाता हूँ। क्या अब देखो क्या, मैं बोला कि हिसाब किताब करता हूँ, कर लेता हूँ, पर शालू की फ़ोटो और उसको लेके उन्होंने लिखा कि मिलता तो है खर्ची को हर रोज़ एक दिन मुझे, आधा लूट के ले जाते हैं दुनिया वाले, आधा कर्ज़ों की किश्तों में जाता है, बस एक लम्हा तेरी याद चुरा लाता हूँ। तो ये दिया। अब ये बात यहाँ ना ख़त्म नहीं हुई, आएगा ही होगी। माचिस हिट, मैं अपने काम में बिज़ी, सब कुछ, वो उसके कोई 8-10 साल से ऊपर का टाइम था, 10 साल से ऊपर ज़्यादा का टाइम। एक दिन फ़ोन आया मुझे कुट्टी साहब का कि भाई बात करना चाहते हैं। मैंने कहा है, मैंने हाँ जी। तो उधर से गुलजार साहब की आवाज़ आई, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि यार एक बुक लिख रहा हूँ, उसके आखिरी सफ़े पे वो एक पेज खाली है, तो मैं चाह रहा था कि तुम्हें एक शेर दिया था, मैं उसको लिख सकता हूँ। मैंने कहा व्हाट, मतलब कह रहे वो, मैंने कहा सर आपका ही है, मेरा थोड़ी कोई शेर है। तो नहीं, बट वो मलकियत तुम्हारी है। दैट इज़ द ग्रेटनेस। मैं उनको हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा सर मेरे लिए इससे खुशी की बात करते नहीं, वो तुम्हारे पास तुम्हारे लिए लिखा था, तो मैंने कहा पब्लिश करने जा रहा था, तो पूछ लूँ तुमसे। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मतलब दैट्स हिज ग्रेटनेस। जो बड़े लोग होते हैं शायद, मतलब उनकी बात ही निराली होती है। ये कैरेक्टर है मतलब। और माचिस की जैसे आपने बात करी, उस समय वो जो गाने थे चप्पा चप्पा, खासकर वो छोड़ आए हम वो गलियां, ये एंथम बन गए थे कॉलेज यूनिवर्सिटी। मतलब बिल्कुल। कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं था जो इस गाने को गाकर मतलब डांस ना करता हो। मैं अपना रिवोली थिएटर चाणक्य में अपने दोस्तों के साथ गया था, मैं और प्रकाश मेरा दोस्त था। तो आधे गाने, जब वो गाना चल रहा था तो कहीं से बात पता चल गई, वो मेरा जो दोस्त था वो खुश हो गया, उसने हाथ बताया रवि को ताई मैं तेरा गाना ये वो। अब वो उसने तो ऐसे कर दिया, अब 4-5 लोगों ने देख लिया, सरदार बैठे थे उधर सामने, गुरुद्वारा भी था, तो वहाँ से शायद वो सब लोग आ गए थे देखने के लिए। तो भाई मेरे पे नज़र पड़ी, तो भाई साहब थिएटर में वो फिल्म रुकवा दी गई, गाना रिवाइंड रिवूले पे किया गया, उस जाके उन्होंने दोबारा चला और मेरे को साथ लेके वहाँ पे सरदारों ने डांस किया सब पर्दे के ऊपर ले जाके वहाँ पे। तो चप्पा चप्पा तो वो उस लेवल पे हिट था। और चप्पा चप्पा की वजह से ही माचिस हिट थी, छोड़ा है गलियाँ की वजह से ही माचिस हिट थी, क्योंकि माचिस जब रिलीज़ हुई थी तो कोई हिट नहीं हुई थी। मतलब 25 अक्टूबर को गाने रिलीज हुए थे, 97 में 31 अक्टूबर शायद माचिस रिलीज हुई थी, एक ही हफ्ते के अंदर। नवंबर फ्लॉप, दिसंबर फ्लॉप, जनवरी फ्लॉप। मतलब इसकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीने कुछ कलेक्शन ही नहीं थी माचिस की, 19% 20%, 25 फिल्म आरवी पंडित जी ने उतार ही ली थी एक किस्म से। तो इट वॉज अ फ्लॉप। ओनली दिल्ली में थोड़ा बहुत लोगों ने देखा था, कलकत्ता में थोड़ा बहुत अच्छा चल रही थी। फिर उसके बाद में आस्ता आस्ता इसके गाने जो थे चप्पा चप्पा चरखा चले, और वो टॉप 10 जो लिस्ट होती है उसमें टॉप 10 में नंबर 1 नंबर 2, कभी छोड़ा है गलियां, कभी चप्पा चप्पा, और नंबर 3 नंबर 4 फिर परदेसी का कंपटीशन, जाना नहीं रहा परदेसी बाबू, हाँ, राजा हिंदुस्तानी का, राजा हिंदुस्तानी का वो गाना, और ये हमारा नंबर 2। अब उस गाने, जब वो जो गाना हमारा हिट हुआ उसकी वजह से लोगों को पता चला कि यार माचिस की भी कोई फिल्म आई है, और ऐसे ऐसे लोगों ने देखना शुरू किया। जब तक लोगों को अवेयरनेस है कि माचिस फिल्म आई है, तब तक नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स, सारे अवार्ड्स के अंदर
कितने ही अवार्ड्स वाचिस को मिले, बेस्ट न्यू कमर तब्बू को मिला, ये वो सारे बहुत सारे अवार्ड मिले और हमारी हर जगह पे परफॉर्मेंस हुई। पंडित जी ने री रिलीज़ की फिल्म फरवरी में, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने माचिस हाउसफुल गई है, सुपर डुपर हिट। तो इसमें ज़्यादा क्रेडिट जो है गानों का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा गानों का क्रेडिट है और वो अवार्ड्स का भी। तो अच्छा, ये कई बार जैसे कुछ का मानना होता है कि अगर आप फिल्म्स कर रहे हो और आपके पास अगर ऑफर्स टीवी की आ रही है तो कई बार लोग अवॉइड करते हैं कि यार नहीं मैं फिल्म ही करना चाहूँगा। ऐसा क्या कुछ ये सही डिसीजन होता है या कुछ पता नहीं है यार, डिसीजन कौन सा सही होता कौन सा गलत, आप कुछ पता नहीं। मुझे तो खैर उस टाइम बिल्कुल अकल नहीं थी कि टीवी नहीं करना, बट उस वक्त हाँ, तब वैसे बहुत से डायरेक्टर्स थे, बहुत से प्रोड्यूसर्स थे, वो टीवी को बोलते थे कि यार ये तुम तो रोज़ टीवी में आते हो, तो तुम्हारे को देख के मतलब लोग टिकट लेके पैसा खर्च के हॉल में देखने क्यों जाएंगे, तो तुम्हें तो टीवी करने की। तो उनकी कईयों की मेंटालिटी ऐसी थी कि बॉस जो टीवी कर रहे हैं उनको फिल्म्स नहीं करनी चाहिए, मतलब जो फिल्म्स करना चाहते हैं उनको टीवी नहीं करना चाहिए। महेश भट्ट भी उनमें से एक थे, जब मैं उनके साथ में मतलब काम किया महेश भट्ट जी के साथ, हाँ कह सकते हो काम किया, क्योंकि मैंने एक फ़िल्म की थी शेरा क्रैक, जो गिरीश धमीजा ने बनाई थी, तनुजा चंद्रा स्टोरी स्क्रीन प्ले किया था उन्होंने, और वो प्रेजेंटेड बाय महेश भट्ट थी। तो भट्ट साहब ने ही मुझे कास्ट किया था। वो भी कमाल है कि मैं सो रहा था और घर पे फ़ोन आया, शालू ने फ़ोन उठाया तो बोले कि रवि गोसाई से बात करनी है, तो उन्होंने बोला कि वो तो सो रहे हैं, उन्होंने बोला, तो भट्ट साहब ने बोला उनको बोलो महेश भट्ट बोल रहे हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला जी वो सो रहे हैं, दोबारा बोल दिया चालू, तो उसने बोला बोलना उनको कि महेश भट्ट का फ़ोन था, ऑफिस पहुँचे, जब वो सो रहे, तो मतलब आगे का डायलॉग मेरे को बोला था उन्होंने, तो नंबर दे दिया था, फ़ोन रख दिया था। तो मैं नींद से उठा, मैंने बोला हाँ पानी दे, चाय दे, तो उसने बोला तुम्हारा कोई फ़ोन आया था, तो महेश भट्ट था कोई। मैंने कहा है, बोले महेश भट्ट था कोई, कह रहा था मैं सो रहा तो उठा दो। मैंने बोल दिया नहीं अभी तो सोए हैं, मैं लेट शूट करके आया था रिपोर्टर की। तो मैंने कहा महेश भट्ट का फ़ोन आया था, हाँ। मैं कहा नंबर दिखा, तो लैंडलाइन नंबर थे तब, मेरी लैंडलाइन पे फ़ोन आया था। तो मैंने देखा, तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये उनका फ़ोन है क्या, महेश भट्ट का? बोला नहीं महेश भट्ट के पास कोई फ़ोन नहीं है, ये उनके ऑफिस का फ़ोन है। मैंने कहा अच्छा ऑफिस का फ़ोन है। मैंने फट से वापस, जो दोस्त सामने मेरे रहता था नवीन, तो उससे पूछ के मैंने चेक कर लिया था। तो मैंने वापस फ़ोन किया, मैंने हेलो, तो विशेष फिल्म्स। मैंने कहा महेश भट्ट से बात हो सकती है? कौन बोल रहा है? मैंने कहा मैं रवि गोसाई बोल रहा हूँ। हाँ क्या काम है? मैंने कहा भट्ट साहब का फ़ोन आया था, मुझे बात करनी है, आप उनसे पूछ लीजिए, मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं रवि गोसाई बोल रहा हूँ। कट्टू 2 मिनट बाद 1 मिनट का थोड़ा पॉज और सीधा हेलो रवि गोसाई? मैंने कहा जी सर। महेश भट्ट? मैंने कहा जी सर। तब तुम सो रहे थे, तुम्हारी किस्मत जाग रही थी। कहा अच्छा भाई ऑफिस आओ, बात करनी। मैंने रखा और मुझे लगा नहीं, मतलब महेश भट्ट मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मुझसे मिला है, मुझे बुलाया। तो मैं पहुंच गया ऑफिस। एनीवेज ऑफिस पहुंच गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक स्क्रिप्ट है जिसके लिए तुम्हें हम कास्ट करना चाहते हैं, शेरा क्रैक, पंजाबी है, तुम पंजाबी हो? मैंने कहा जी हाँ सर। तो वो फिल्म जो है शेरा क्रैक मैंने की थी उनके साथ में। तो उस टाइम बात हुई थी कि मैं इतना सारा टीवी कर रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि एक पहले भी इंसिडेंट हुआ था, बहुत पहले, 4 साल पहले, इससे पहले, कि जब भट्ट साहब ने मुझे एक और फिल्म के लिए कास्ट किया था, जब सुष्मिता सेन वाली कौन सी पिक्चर थी, शरद वाली, हाँ दस्तक के टाइम पे उन्होंने मेरे को बुला के कास्ट किया था, किसी और कोई और मिलने गया था, मुझे कास्ट कर लिया था। एनीवे तो मैंने उनको याद दिलाया, तो कहते तो उसके बाद तुम टीवी करने लग गए, मेरे पास आए नहीं मिलने। मैंने कहा सर टीवी में बहुत बिजी हुआ। तब उन्होंने मेरे को बोला था या तो फिर टीवी करो या फिर फिल्म करो। तो टीवी में देख लिया, तुम टीवी में रह गए, अब फिल्में करनी है तो फिल्म करो। अब फिल्म की भट्ट साहब की मैंने शेरा क्रैक, बहुत कमाल का रोल था, पंजाबी फिल्म थी, तो टाइटल रोल था मेरा, और वो काम अच्छा हुआ। तो एक दिन जब फिल्म बन के सामने आई, रिलीज़ आई, तो
मुझे मतलब मैं उनके पास मिलने गया तो उधर तनुजा चंद्रा, गिरीश दमीजा, एक और एक्टर कोई बैठा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो और भट्ट साहब बैठे थे। तो मैंने उनको बोला सर आपने बोला था मिलने के आने के लिए, मैं आया हूँ। हाँ मैं मुकेश की वेट कर रहा हूँ, रुक जा तो मैं मुकेश। तब तक जब तक बोला इधर से मुकेश जी की एंट्री होगी, मुकेश भट्ट से। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा भट्ट साहब ने और बुलाया, मुकेश इज रवि गोसाइन, you know who is he? He's my hero. Shera crack. You know what Vasu told me? Vasu was the Star Plus head उस टाइम, शायद मैं पूरा नाम नहीं जानता हूँ उनका, I don't know what Vasu told me कि you know what Vasu told me? After Manoj Bajpayee and Ashutosh Rana, he is my discovery. भाई साहब मैंने सुना और मैंने कहा बॉस अब तो ज़िंदगी में अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। भट्ट साहब ने हाथ रख के मुकेश भट्ट से इंट्रोड्यूस कर ऐसे बोला, तो मुझे लगा इतने से हो जाता काम बस। लेकिन ये नहीं पता था कि रोज़ उनके ऑफिस में जाना है, रोज़ उनको सलाम करना पड़ता है, रोज़ मतलब आपको याद दिलाना पड़ता है, रोज़ ना सही तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार। लेकिन मैं इतना आलसी था, मैं मुझे लगा वो पहले भी उन्होंने फ़ोन किया था तो अब भी वही फ़ोन करेंगे। फिर 3 साल 4 साल के गैप के बाद फिर उनको याद दिला रहा, सर रवि गोसाई। बोला हाँ। मैंने कहा सर आपने बोला था। हाँ मैंने बोला था, तो तुम आए क्या? एनीवेज तो ये जो जिस फिल्म का आपने जिक्र किया शेरा क्रैक, ये रिलीज हुई है, स्टार प्लस पे रिलीज हुई है। तो फिल्मों का जैसे आप बताते हो कि कई बार, अब जैसे महेश भट्ट एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे एक्टर्स, मतलब इवन अनुपम खेर तक को भी भट्ट साहब के ही थ्रू, एक सारांश के थ्रू जब वो आए थे, तो ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स की जब मूवीज अटक जाती है, बनते बनते रुकती है, उसका कोई रीज़न क्या होता होगा? कुछ कोई रीज़न नहीं है। हर एक मूवी, मतलब जैसे अब मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा कि क्या खन्ना, कौन सी थी वो पिक्चर, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना? नहीं, अनुपम खेर की फिल्म थी यार, विनय खोसला का घोंसला। तो वो अब फिल्मों का एग्जांपल मैं बताता हूँ कि फिल्मों का क्या अटकने का, कि खोसला का घोंसला जैसे एक फिल्म थी, सालों साल डब्बे में पड़ी रही बनने के बाद, कोई उसको लेने का। लेकिन जब उसकी किस्मत जागी तो ऐसी जागी कि लोग सालों साल यही सोचते रहे यार खोसला का घोंसला जैसी पिक्चर बनानी है। लेकिन जब पिक्चर बना के डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोड्यूसर्स ने ला के बेचना चाहा था, एग्जीबिटर्स को दिखाया था, जब डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया था, तो पिक्चर कोई रिलीज़ करने को रेडी नहीं था। तो हिम्मत करके जब रिलीज़ की उन्होंने, तो उसके बाद तो उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो ऐसा बहुत सारी फिल्मों के साथ होता है। मेरी भी एक फिल्म थी जो अंकुश का रीमेक थी, अगेन 3 हीरो, मैं उसमें एक था। तो उसमें मेन विलन में इरफान खान थे, तो जो लेडी का रोल अंकुश में जो किया था उन्होंने, उसकी जगह पे ओमपुरी जी कर रहे थे, मेंटोर हम तीनों के वो थे। तो वो फिल्म भी बनी 90%, 95% तो 40 डेज़ की शेड्यूल लगा और एक ही झटके में 95% फिल्म बन गई। और एक गाना रह गया था हम तीनों का, उनमें से एक प्रोड्यूसर भी था, वो 5% आज तक नहीं बनी। तो ऐसे बहुत सारी फिल्मों के साथ होता है। और जैसे आपने बताया कि जैसे भट्ट साहब ने आपसे कहा था कि भाई अगर फिल्म करो तो टीवी मत करो, हाँ, कभी ऐसा भी हुआ कि उस वजह से आपको लॉस हुआ हो कि आप वेट कर रहे थे कि यार ये फिल्म शुरू होगी और उतने में आपके पास कुछ ऑफर्स अच्छे शोज के आ रहे थे, और आपने शायद कभी मना कर दिया उनको कि नहीं यार, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपके रह रहा होगा कि यार फिल्म चलेगी तो मैं अभी टीवी की तरफ ना जाऊं, कुछ ऐसा भी हुआ? कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी लाइफ में, ना मैंने कभी कोई स्ट्रैटेजी को माना है, ना आज तक मानता हूँ, ना आगे मानूंगा। मैं हमेशा ये था कि जो काम आ रहा है वो करो। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, बहुत से लोग मना करते हैं। मैंने कभी किसी काम को मना किया ही नहीं, चाहे टीवी का हो, चाहे फिल्म का हो, चाहे कोई भी हो। मैं जो भी काम सामने आता है मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा सपना लेके नहीं आया था। फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे था कि यार मैं एक ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ जिसने बहुत सारे रोल किए हैं। मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आता है। मुझे जब मैं जैसे अभी पिछले 3-4 महीने से काम नहीं कर रहा हूँ,
तो पहले 1-2 महीने तो पहले 1 महीना तो बहुत बढ़िया जाता है, लेकिन 1 महीने के बाद में मुझे ऐसा लगता है यार मैं घर में चाहे कुछ कैमरा लगा के एक्टिंग कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ऑक्सीजन है। तो मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आता है, मैं उसको बहुत इन्जॉय करता हूँ। तो मैंने इसलिए उस स्ट्रेटजी में कभी गया ही नहीं कि ये मना करना, इसको नहीं करना, उसको करना। बट हाँ, देर आर पीपल, जिमी का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जिमी शेरगिल हमारे साथ में माचिस में था, मतलब अब तो बहुत बड़ा स्टार है। मैं माचिस के बाद में एक सीरियल था स्वराज, जिसमें मुझे चंद्रशेखर आज़ाद के रोल के लिए कास्ट किया था, और उसमें भगत सिंह की कास्टिंग चल रही थी। उसमें सुनील सर को भी मैं उस टाइम बाई चांस, मंजू जी मुझे मेरे साथ इतना प्यार करते थे, वो जो बहुत पसंद करते थे मुझे माचिस की वजह से। उनके गुलजार साहब के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो उन्होंने मुझे कास्टिंग का ही जिम्मा सौंप दिया था कि कास्टिंग भी तुम करो। राइटिंग में भी इन्वॉल्व हो गया मैं, और स्वानंद किरकिरे लिख रहे थे साथ में, तो मैं भी उसमें रिसर्च वर्क में था शामिल। तो मैं भी लिखता था थोड़ा थोड़ा, कभी कभी बीच में डायलॉग्स वालॉग्स ठीक करता था। तो स्वानंद भी एक्चुअली में वो भी बाद में ही आया था, हम लोग, मैं उससे पहले से जुड़ा हुआ था। तो मैं जिमी का बता रहा था कि जिमी को भगत सिंह के रोल के लिए मंजू सिंह पागल थी उसको लेने के लिए। मुझे याद है उस वक्त मुझे उन्होंने 15,000 रुपये पर डे दिए, तो मैं तो पागल हो गया था। 15,000 पर डे, मतलब 2000 ये बात है 97 की भाई, 2000 से पहले की। 98 की होगी, नहीं 97, 96, 97 की बात है। 96, 97 के बीच की बात है। हाँ, 100% 96 बैच के हैं ये लोग। राजपाल यादव, स्वानंद किरकिरे, ये सब श्रीलंका गए थे, ये वाला बैच NSD का, और वापस बॉम्बे गए नहीं थे, सीधे के सीधे, मतलब वापस दिल्ली गए नहीं, सीधे सारे बॉम्बे आ गए थे। तो सब ने छोटे छोटे रोल किए थे। तो राजपाल को भी कास्ट किया था मैंने, तो उसमें भी उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और NSD कई सारे एक्टर थे जो उसमें कास्ट हुए थे। तो जिमी को मैंने 3 बार पर्सनली बोला कि भाई मंजू जी, भगत सिंह का रोल, मेन रोल, इनफैक्ट उस स्वराज के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों बराबर के रोल थे, लेकिन भगत सिंह का फिर भी ज़्यादा था। 19 अगर चंद्रशेखर आज़ाद का था, तो 21 भगत सिंह का रोल था। तो वो जिमी वॉज वेरी क्लियर, ही नेवर वांटेड टू डू टेलीविज़न। तो उसको मतलब 25,000 पर डे बोला जब ऑफ़र कर दो, तो मुझे लगा यार मुझे 15 दे रहे हैं, जिमी को 25 तक देने के लिए रेडी है। एंड जिमी रिफ्यूज्ड, नहीं करना था भाई उसको। तो ही वॉज वेरी क्लियर। तो जिनको क्लियर था, जिनको उस तरह का विज़न था, तो वो उस राह पे चले और उन्होंने वैसे कामयाबी हासिल की। तो अब इसका उल्टा मैं फिर वापस शाहरुख खान को बोलता हूँ कि भाई उसने तो स्टार्ट ही टीवी से किया था, और ऐसे कई एक्टर्स हैं। माधवन है आज की डेट में कितना बड़ा स्टार है, उसने भी टीवी से किया है सब कुछ जो हासिल किया है। तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है लाइफ में जो कंफर्म हो कि ऐसे करने से ये मिलेगा, ये ऐसे करने से ये नहीं मिलेगा। सब कुछ अपने आप से आता है जो आता है। तो ये जो 90s का दौर है, इस 90s के दौर के बाद अब तक की जर्नी बाकी है। तो आपने भी, आप जब सुन रहे हो तो एक होता है ना कि यार रुके ना हम, पर यहाँ पर हम थोड़ा ब्रेक इसलिए लेना चाह रहे हैं ताकि आप भी थोड़ा अपना काम निपटाओ, और इसको देखने के बाद वापस इस चैनल पर आओ और अपना मैसेज, अपना कमेंट आप जरूर कर सकते हैं प्रणय मीडिया के हमारे पेज पर कि आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम हम और ऐसी डिस्कशन करेंगे। हाँ, अभी ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं हल्का सा विराम ले रहा हूँ। इसका अगला जो एपिसोड है उसमें रवि गोसाई जी के साथ हमारी ये जो बातचीत है जारी रहेगी। आप रखिए अपना ख्याल। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, यानी कि अगले एपिसोड में।